वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 30 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल डिजिटल रुपी के बारे में है। अच्छा, हाल फिलहाल में एक खबर आई थी न्यूज में कि आपने उसको सुना था कि हो सकता है कि बहुत ही जल्द गूगल पे और फोन पे से जो आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिन में करते हो उसे लिमिट कर दिया जाए। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपसे ये कह दिया जाए कि आप गूगल पे या फोन पे का इस्तेमाल करके दिन में 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप क्या करोगे? जैसे कि अभी तो आप दुकान पे जाके चाय पी के भी ऑनलाइन पेमेंट कर दिया करते हो, या कोई भी छोटा मोटा सामान लेके क्यूआर कोड स्कैन कर देते हो और बड़े मज़े से पेमेंट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया गया तब आपके पास चॉइस खत्म हो जाएगी, तो क्या आप फिर से कैश लेकर घूमने लग जाओगे? खैर, उम्मीदतन इसकी नौबत नहीं आएगी। अभी तक ऐसा किया भी नहीं गया है। अभी भी आप जितने मर्जी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट अगर ऐसा होता भी है, हुआ नहीं है, बट अगर ऐसा होता भी है तो आरबीआई एक इसका अल्टरनेटिव लेकर आ रही है। आरबीआई ने भी लॉन्च कर दिया है पहला पायलट रिटेल डिजिटल रुपी के लिए। ये 1 दिसंबर 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे सामने सवाल आता है कि डिजिटल रुपी है क्या, क्या हुआ, कैसे हुआ, किन बैंक्स में शुरू किया गया, ये सारी बातें अभी हम करेंगे। बट उसके पहले डिजिटल रुपी क्या है? डिजिटल रुपी बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप पेटीएम या गूगल पे के वॉलेट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो और उसी वॉलेट से अपना पेमेंट कर देते हो, या अमेज़ॉन के वॉलेट में भी आप अपना पैसा डाल देते हो और फिर उसमें से आपको जो भी पेमेंट करनी होती है आप कर देते हो। सिमिलरली इट इज़ वेरी पॉसिबल कि इसका एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन में आप अपने पैसे बैंक से ट्रांसफ़र कर लो उसके वॉलेट में, और फिर उसी वॉलेट में से आपको जो भी परचेज़ वगैरह करना है करो, छोटे मोटे पेमेंट्स करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मामला ये है कि हम ऐसा क्यों करें? लाइक अभी भी तो अपना काम चल ही रहा है ना। हम गूगल पे, फ़ोन पे में से ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो वो जो गूगल पे, फ़ोन पे में से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या वो डिजिटल रुपी नहीं है क्या? देखिए, वो एक ऑनलाइन पेमेंट का मॉडल है। डिजिटल रुपी भी ऑनलाइन पेमेंट का एक मॉडल है, लेकिन वो डिजिटल रुपी नहीं है। तो समझिए कि किस तरीके से डिजिटल रुपी, जो नॉर्मल आप अमाउंट अपने किसी भी अदर एप्लीकेशन से पे करते हो, उससे डिफरेंट है। एक तो मामला ये समझिए कि डिजिटल रुपी लाने का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल रहा है उसे काउंटर किया जाए। जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो एक प्रकार की डिजिटल करेंसी ही होती हैं, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, उन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, और इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। हमें चाहिए था कि हम कुछ ऐसा लीगल टेंडर लेकर आएँ जो डिजिटल फॉर्म में हो और वो आरबीआई के कंट्रोल में हो, ताकि क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते हुए प्रचलन को रोका जा सके। लेकिन हाल फिलहाल में जो ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, ये इसमें किस लिहाज से डिफरेंट है आप समझिए। पहला तो ये इस लिहाज से डिफरेंट होता है क्योंकि अभी आप जाते हो, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हो, पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देता है, आप शॉपकीपर को, वेंडर को दिखा के चले आते हो। आपके एंड से तो जो ट्रांजेक्शन होता है वो तुरंत क्लियर हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करवाते हैं, और बैंक के बीच का जो ट्रांजेक्शन होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता। इसीलिए अक्सर ये सर्विस प्रोवाइडर्स और बैंक्स कंसर्न रेज करते रहते हैं इस प्रकार के प्लेटफॉर्म को लेकर। तो पहली तो ये प्रॉब्लम होगी। जो डिजिटल रुपी का मॉडल आएगा, चूंकि ये आरबीआई के द्वारा बहुत ही रोबस्ट जो टेक्नोलॉजी है या रोबस्ट सिस्टम के जरिए इसे चैनलाइज किया जाएगा, तो ये जो लेटेंसी होती है, डिले होता है इस प्रकार के ट्रांजेक्शन में, वो सेकंड एंड पर नहीं होगा। जो आपको महसूस तो नहीं होता लेकिन होता है, वो इंटरनली होना बंद हो जाएगा। खैर, इससे आपके ऊपर कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, तो कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे आपके ऊपर भी फर्क पड़ता है। दूसरी बात, इन जनरल तो ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे को वॉलेट में ट्रांसफर कर लो और उसके बाद अपना पेमेंट करो, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। आप में से भी ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते होंगे। आप अपने पैसे को सीधा बैंक से ही ट्रांसफ़र करते हो। आप उसको पहले वॉलेट में ट्रांसफ़र करके उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं करते हो। इस लिहाज से आप सीधा अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो और आपका जो अकाउंट होता है वो वल्नरेबल होता है। यहाँ पर आपके पास चॉइस होगी। इनफैक्ट आपको यही करना होगा कि आप उसे अपने बैंक में से डिजिटल रुपये में कन्वर्ट करिए और उसके बाद यूज़ करिए। तो आपके जो बैंक ट्रांजेक्शन होंगे वो कंपेरेटिवली ज़्यादा सेफ होंगे। तीसरा, अब एक सबसे काम की बात बताता हूँ कि इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होगा कि जैसे अगर आपको याद हो कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय जो फिजिकल करेंसी सर्कुलेशन में थी वो 16 लाख करोड़ के आसपास थी। ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि अभी कितनी फिजिकल करेंसी सर्कुलेशन में है जिससे हमारे पूरे इंडिया की जो इकॉनमी है वो रन करती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी वर्तमान में 30 लाख करोड़ की जो करेंसी है, फिजिकल करेंसी, वो सर्कुलेशन में है। थोड़ा बहुत और आपको माइनर डिजिट मिलेंगे, अभी मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ। 30 लाख करोड़ की जो करेंसी है फिजिकल फॉर्म में वो सर्कुलेशन में है। आपको लग रहा होगा कि मैं तो इतनी फिजिकल करेंसी यूज़ करता भी नहीं हूँ, करती भी नहीं हूँ, ये फिजिकल करेंसी कहाँ है? भले ही आपके
अकाउंट में जो पैसा है वो डिजिटल फॉर्म में है, आप उसे डिजिटली पे कर देते हो, लेकिन उसके बैकअप में जो मनी इन सर्कुलेशन है वो फिजिकल फॉर्म में आरबीआई प्रिंट करती है। कॉइन्स या फिर जो भी कॉइन्स प्रिंट किए जाते हैं अदर एंटिटीज़ की तरह गवर्नमेंट प्रिंट करती है, वैसे जो मिंटिंग है कॉइन की वो करती है, बाकी जो बैंक नोट प्रिंट होते हैं आरबीआई करती है। ये सब की प्रिंटिंग की जाती है, वो कहीं बैंक में रखे हुए हैं, भले ही आप उसे डिजिटल फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, और लीगल टेंडर होने के नाते आप जब चाहो उसे करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो और वो आपको फिजिकल फॉर्म में मिल भी जाएगा। लेकिन एक बार डिजिटल रुपी आ गया तो आरबीआई के लिए कंपल्शन खत्म हो जाएगा कि वो वही मनी सर्कुलेशन में ला सकते हैं जो मनी फिजिकल फॉर्म में उनके पास अवेलेबल है या प्रिंट की गई है। अब ऐसा हो सकता है कि डिजिटल रुपी ऑनलाइन जनरेट करके सर्कुलेशन में डाल दिया जाए और उसके बैकअप के लिए कोई फिजिकल फॉर्म में करेंसी क्रिएट ना की जाए, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने डिजिटल रुपी को करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैन डू दैट, आप वो भी कर सकते हो। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जो गवर्नमेंट है या जो आरबीआई है वो 20 लाख करोड़ का डिजिटल रुपी अलोकेट कर दे और 10 लाख करोड़ जो है फिजिकल फॉर्म में प्रिंट कर दे, किसी को चाहिए तो वो ले ले। तो ये तो कई सारे फायदे हो जाएंगे डिजिटल रुपी के, और इस लिहाज से जो आप ट्रांजेक्शन अभी करते हो ये उससे डिफरेंट हो जाएगा। अभी 8 बैंक्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि फेज वाइज उनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। जो पहला फेज होगा उसमें 4 बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे, दोस विल बी एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी, और इन्हें 4 शहरों में शुरू किया जाएगा। 4 और बैंक्स होंगे जो बाद में ज्वाइन कर लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा। ये लोग इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे। वो 4 शहर जो कवर किए जाने वाले हैं 2000 मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर, बाद में से अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में भी एक्सपेंड कर दिया जाएगा। जो स्कोप होगा पायलट प्रोजेक्ट का उसे धीमे धीमे हम और बैंक्स तक भी लेकर जाएंगे। जो पायलट प्रोजेक्ट होगा इसमें क्लोजर ग्रुप में पहले इसका ट्रांजेक्शन वगैरह किया जाएगा, मतलब कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो डिजिटल रुपी होगी ये डिजिटल टोकन की तरह ही होगी जो लीगल टेंडर होगा, मतलब उसके पीछे बैकअप होगा आरबीआई का। जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो पर्सन टू पर्सन भी हो सकते हैं, पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अभी लॉन्च किया गया है पायलट प्रोजेक्ट, ये रिटेल डिजिटल रुपी के लिए है। इसके पहले होलसेल डिजिटल रुपी भी लॉन्च किया जा चुका है। अब क्या डिफरेंस है रिटेल डिजिटल रुपी में और होलसेल डिजिटल रुपी में? जो रिटेल डिजिटल रुपी है वो हमारे और आपके जैसे तुच्छ मानवों के लिए है, जबकि जो होलसेल डिजिटल रुपी है वो सिलेक्टेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो होलसेल डिजिटल रुपी का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी जो रिटेल डिजिटल रुपी है उसका इस्तेमाल तो कोई भी कर सकता है, हमारे और जैसे लोग, हमारे और आपके जैसे लोग, ठीक है। तो जो पेमेंट मर्चेंट्स होंगे वो क्यूआर कोड रखेंगे, आप जैसे स्कैन करते हो जाके स्कैन कर लेना, अपने जो वॉलेट है उसमें से पे कर देना, ऑनलाइन वॉलेट में से। डिजिटल रुपी आपको कई तरीके के फीचर्स अवेलेबल करवाएगा जो फिजिकल रुपी के पास होते हैं, कैश के पास होते हैं, ट्रस्ट, सेफ्टी और सेटलमेंट की फाइनलिटी। इन केस अगर आपको कैश चाहिए, देखिए जैसे आपके पास बैंक में पैसा होता है तो इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ वॉलेट में पैसा होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? आपके पर्स में पैसा होता है फिजिकल फॉर्म में तो क्या ब्याज मिलता है? क्या नहीं मिलता ना। बिल्कुल वैसे ही जो डिजिटल रुपी आपके पास आपके वॉलेट में है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट है इसके जरिए हम पता करेंगे ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और आगे चल के हो सकता है कि डिजिटल रुपी बहुत ही कॉमन हो जाए और हम और आप उसका इस्तेमाल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सिवोलुक वोल्केनो के बारे में है। सिवोलुक वोल्केनो जो कि कामचटका पेनिनसुला पे है, रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में, वहाँ पर अभी धीमे धीमे एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी ही बहुत ही तेज़ी से इरप्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके पहले कि हम कुछ भी और देखें, आप देखिए कामचटका पेनिनसुला को। पेनिनसुला एक ऐसा लैंडमास होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, तो ये है कामचटका पेनिनसुला और ये आपको यहाँ पे रशिया दिख रहा है। ये है अलास्का का रीजन जो कि यूएसए का पार्ट है। बड़े मैप में आइए, यहाँ पर देखिए ये जो आपको पेनिनसुला पूरा दिख रहा है ये कामचटका पेनिनसुला है और यहाँ पे सिविलेचू जो वोल्केनो है वो यहाँ पर है। इसी मैप को यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो ये रशिया का पार्ट है, यहाँ पर ये वोल्केनो लोकेटेड है। ये देखिए पिछले 10,000 सालों में 60 बार इरप्ट हो चुका है। 29 एक्टिव वोल्केनो है इस पूरे रीजन में। रिंग ऑफ फायर के एम्बिट में आता है जो पैसिफिक ओशन के चारों ओर है, जहाँ पर जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है और अक्सर यहाँ पर वोल्केनोज आते रहते हैं। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, एक है पुराना सिविलेकू या फिर ओल्ड शिवेलुक, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3283 मीटर्स की है, और दूसरा है यंग सिविलुच, ये थोड़ा छोटा है, 2800 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो यंग सिविलुच है वहाँ पर एक एंशिएंट कैल्डेरा भी पाया जाता है। कैल्डेरा का क्या मतलब होता है, जैसे जब इरप्शन हो जाता है ना तो जो वोल्केनो होता है उस पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और जो डिप्रेशन है ये इसे ही कैल्डेरा कहा जाता है। कई बार इसमें पानी भर जाता है, जब इसमें पानी भर जाता है तो इसे कैल्डेरा लेक भी कहा जाता है। तो क्रेटर लाइक बेसिन होता है। यहाँ पर देखिए ये एक्सट्रीमली एक्टिव है, लावा अक्सर डोम के फॉर्म में, लावा डोम जो है वो निकलता ही रहता है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ये पूरा मामला तो वोल्केनो के बारे में हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में है। यूनेस्को टास्क फोर्स ने अभी एक रिपोर्ट अभी आई है यूनेस्को की ओर से, जिसमें कहा गया है कि जो सी की वार्मिंग हो रही है और जो एग्रीकल्चर पोल्यूशन हो रहा है उससे जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो खतरे में है। यूएन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे आप इंडेंजर्ड कैटेगरी में डालो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के फॉर्म में। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का एक नेचुरल वंडर है जो कि कोरल रीफ्स जो भी अर्थ पे पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये 300 किलोमीटर में फैला हुआ है जो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड कोस्ट है, बिल्कुल इसके पैरेलली, ये देखिए ये पैरेलली इसके फैला हुआ है। और यहाँ पे कई सारे मरीन प्लांट्स, एनिमल्स, सी टर्टल, रीफ फिश, शार्क्स, सॉफ्ट कोरल्स, माइग्रेटिंग व्हेल्स, ये सब मिल जाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में से 1981 में डाला गया था। 1975 में उसके पहले यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क बनाया गया था, जिसके लिए ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क एक्ट भी लाया गया था, जिसके बाद इसके पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और मैनेज करने का काम शुरू किया गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो शक्ति पॉलिसी के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ पावर ने भी हाल ही में एक स्कीम को लॉन्च किया है कि वो 4500 मेगावाट और एग्रीगेट पावर खरीदेंगे शक्ति पॉलिसी के तहत आने वाले 5 सालों में। आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे एरियाज में बिजली की कटौती की जाती है क्योंकि बिजली की इनफ सप्लाई नहीं है। बात यह है कि चलो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज़ हैं वो अगर बिजली बना भी दें तो सरकार उसको खरीदेगी तब तो वो बनाएंगे, नहीं तो वो क्यों बनाएंगे। सरकार उसको खरीदे और लोगों तक पहुंचाए, सभी लोगों को बिजली मिले। क्यों गांवों में 8 घंटे 10 घंटे बिजली रहेगी, वहाँ पर भी उनको कम से कम 20-22 घंटे 18 घंटे की बिजली दीजिए जिससे कि सबका काम चले। तो अब ये जो स्कीम है इसके ज़रिए जो स्टेट्स हैं जहाँ पर लगातार पावर शॉर्टेज देखा जाता है उनको ज़्यादा बिजली मिलने लग जाएगी। दूसरा, इससे जो जनरेशन प्लांट्स हैं उनके पास चूँकि उनको पता है कि बिजली बनाने के बाद बेच सकते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करेंगे और बिजली बनाएंगे। यहाँ पर पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड है, उसको नोडल एजेंसी के तौर पर डिजिग्नेट किया गया है। 4500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के लिए बिड्स इनवाइट की जाएंगी और सभी लोग आके बिडिंग करेंगे। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अभी बिडिंग के लिए अपना नाम दिया हुआ है। इन कंपनीज़ के नाम यहाँ पे लिखे तो गए हैं बट मैं आपके लिए ना तो पढ़ूंगा और ना ही आपके काम के हैं, सो जस्ट लीव इट। पहली बार इसमें शक्ति स्कीम के तहत ये जो इलेक्ट्रिसिटी बेचने वाली कंपनीज़ हैं उनको बिडिंग के लिए बुलाया जा रहा है। शक्ति स्कीम को देखिए 2018 में लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कोयला का लोकेशन किया जाता है उसे ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिया में किया जाए। ये जो स्ट्रेस्ड पावर यूनिट्स हैं जिनके पास कोयले की सप्लाई कम होती है उनको कोयला स्मूथली मिल जाए, इस बात को भी इंश्योर करता है। तो पूरा शक्ति पॉलिसी का मामला हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हिमालयन याक के बारे में है। हिमालयन याक को अभी हाल ही में फूड एनिमल टैग दे दिया गया है। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खैर वैसे फसाई एब्रिविएशन बनता तो नहीं है बट ठीक है, याद रखने में आसानी होती है, बोल सकते हो आप। जो याक है वो जीनस पोस्ट से बिलोंग करता है जो कि कैटल्स की फैमिली में ही आएगा। जो डोमेस्टिक याक होते हैं वो वाइल्ड याक के डिसेंडेंट हैं। याक के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको ये हिमालयन रीजन में लगभग हर जगह मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी वाइल्ड याक आपको तिब्बत में मिलेंगे, मंगोलिया और रशिया में भी मिल जाएंगे। याक का जो मिल्क होता है हाईली न्यूट्रिशियस होता है, फैट और प्रोटीन खूब सारा पाया जाता है और एसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। याक का जो मीट होता है उसे भी ज़्यादा लीन और बेटर माना जाता है किसी अन्य प्रकार की मीट की तुलना में। हिमालयन याक को आखिर फूड एनिमल डिक्लेयर क्यों किया? क्या मज़ा आया इसको फूड एनिमल डिक्लेयर करके? याक की जो पॉपुलेशन है वो लगातार अलार्मिंग रेट से डिक्रीज कर रही है। 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन इंडिया में 58,000 के आसपास ही बची है, जो कि 2012 के सेंसस की तुलना में 25% कम है। मतलब इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि जो याक पॉपुलेशन है ना, इनको अगर आप पालते हो तो ये रिन्यूमरेटिव नहीं है, इससे ज़्यादा फायदा नहीं होता। इस एनिमल का जो मिल्क है या फिर मीट है वो लोग पॉपुलर बट बहुत लोग खाते नहीं है ना, मतलब पॉपुलर नहीं है ना, तो लोग इसका दूध परचेज करते हैं बहुत ज़्यादा और ना ही इसका मीट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हालांकि न्यूट्रिशियस होता है लेकिन लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए डेयरी इंडस्ट्री में या मीट इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर नहीं है ये और लोकली ही लोग थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो लोग इसको पालते हैं, जो लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, या मान लीजिए अगर कोई पालेगा तो ब्रीडिंग करवाएगा, इनकी पॉपुलेशन को इन्हेंस करने की कोशिश करेगा, ये सब होता नहीं है तो इनकी संख्या कम हो रही है। तो आपने एक बार अगर इसको डिक्लेयर कर दिया है फूड एनिमल तो फिर लोगों को इंसेंटिव मिलेगा कि चलो अच्छा ठीक है, मीट खाया जा सकता है या फिर दूध वगैरह खरीदा जा सकता है, तो लोग इसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो जाएगा। जो फूड एनिमल होगा याक, इसका मिल्क और मीट इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगा, इनके डिक्लाइन को रोकने में हेल्प मिलेगी। सो दैट इज ऑल अबाउट हिमालयन याक। आइए रिवीजन करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपी को अभी लॉन्च किया है, एकदम गलत है, आरबीआई ने लॉन्च किया है, ये एसबीआई क्यों लॉन्च करेगा। ग्रेट बैरियर रीफ ये आपको मिलता है
मतलब अटलांटिक ओशन में, एकदम गलत है भाई, पैसिफिक में मिलेगा ये। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी ये वादा किया है कि वो शक्ति पॉलिसी के तहत एग्रीगेट प्रोक्योरमेंट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल क्यों करेगी, और करेगी तो करेगी क्या उसके बाद उसका, मिनिस्ट्री ऑफ पावर करेगी ना, तो ये तो गलत हो गया। तो चलो तीनों गलत हो गए। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये क्यूआर कोड आपके सामने है, इसे स्कैन कर लेना, नहीं तो ओनली आईएएस समथिंग एल्स सर्च कर लेना। 1.5 लाख के ऊपर आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, उसको चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, नॉट जस्ट दिस पीडीएफ, ये तो मिल ही जाएगा। और बाकी जो करंट अफेयर्स है वो केवल ऐसी वीडियोस उनके बाद बनेगी नहीं, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स मल्टीपल रिवीजन के बाद ही रिटेन हो पाएगा, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल, मैं ये कह रहा चलो ना आया सीधा डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन, उसके बाद भी जो ये आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो ना, मीन्स के आंसर में एग्जाम्प्लिफिकेशन में काम आते हैं ये, और वैसे भी क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, यू मस्ट बी रेडी। तो रिवीजन करते रहिए, एंड फॉर दैट पर्पस यू नीड पीडीएफ। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।